हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हमारे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए, साथ ही साथ इस लाइव सेशन की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जैसा कि बहुत समय से जो छात्र छात्राएं थे काफी ज्यादा परेशान थे हमारी कक्षाओं को लेके कि मैम बीपीएससी का जो एग्जाम डेट है वो संभावित है कि मार्च में पेपर हो जाएगा। अब मार्च में पेपर हो जाएगा तो हमारी जो क्लासेस हैं वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है। तो आज से मैंने शुरुआत कर दी है आपकी हिंदी की टीजीटी की क्लास, जिसमें आपको मैं हिंदी व्याकरण भी पढ़ाऊंगी और हिंदी लिटरेचर भी पढ़ाऊंगी। तो बस याद रखिए, रोज सुबह 11 बजे होगी आपकी बीपीएससी की क्लास, ठीक है, जिस क्लास में आपको पूरा आपका जो मार्च में पेपर होने की संभावना उसके हिसाब से ही हम पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे कि आपका सिलेबस जो है वो पूरा कवर हो जाए। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, फिर शुरुआत करें हमारी क्लास को। सूरज, दीप, ज्योति, अभिषेक, संजू, सूरज प्रकाश, जल्दी जल्दी से आ जाओ सब। चलिए तो आरंभ कर देते हैं हम हमारी क्लास। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करो। आप देख सकते हो इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, 2 बजे वाली अब क्लास नहीं होगी, 2 बजे वाली क्लास होगी, वो तो बिहार एस्टेट की क्लास है, वो तो बिहार एस्टेट की क्लास है, वो होगी। ठीक है, चलिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं हम हमारे प्रश्न पर। सभी अभ्यर्थी गौर करेंगे यहां पर कि ऐसे छात्र छात्राएं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे छात्र छात्राएं जो बीपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम जो है वो आपका मार्च में हो सकता है। अब मैम इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा सिलेबस है, हिंदी लिटरेचर आनी है, तो हम कैसे कवर करेंगे। तो आप लोगों के लिए हम बहुत ही जल्दी अपने फाउंडेशन बैच भी लेकर आने वाले हैं, और उस पेड क्लास में आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट जो है वो बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। बहुत कम समय है आपके पास, ठीक है, और बहुत सारा कंटेंट है। तो आप लोगों को ये जो बैच है जिस दिन से लॉन्च हो रहा है उसी दिन लेना है, और क्लासेस को डेली आना है, क्लासेस भी पढ़नी है पेड, वाईटी भी कवर करना है, और उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, सेल्फ स्टडी भी। ये 4 चीजें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बैच की चर्चा करें तो आपको लेना है महापैक। महापैक में क्या प्रॉफिट है? अब जो बिहार का महापैक है उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको ये जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो महापैक लेना है, कीमत है आपकी 2644 रुपए, डिस्काउंट कोड है Y646, और इसमें आपको टीजीटी की क्लास मिलेगी। ठीक है, टीजीटी की भी क्लास है, पीजीटी की भी क्लास मिलेगी इसी के अंदर। इसी के अंदर 6 to 8 की क्लासेस हैं, इसी के अंदर 1 to 5 की। तो ये सारी क्लासेस जो है वो मिलेंगी आपको 2644 रुपए में, डिस्काउंट कोड है Y646। चलिए शुरुआत कर देते हैं। अब हमारा, मैं सबसे पहले आपको लेके आने वाली हूं ये जो 2.0 हुआ था, टीआरई 2.0 में हमारे टीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए थे, अब हम यहां पर उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बताइए। रंजीत, 2 साल हिंदी है तो आप पेपर दे सकते हो, अगर 2 साल आपका हिंदी है तो आप दे सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान से सुनो। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधु द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है हिंदी साहित्य, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु मतलब 3 भाई हुआ करते थे, कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी। ठीक है, नहीं, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी और कृष्ण, ऐसे 3, 2 तो कंफर्म है, एक और हैं। तो उनका जो इतिहास था वो था मिश्र बंधु विनोद के नाम से।
ठीक है, मिश्र बंधु विनोद के नाम से, तो विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हैं जो TRE 2.0 के TGT एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है। आपको प्रश्न में 5 विकल्प दिए जाएंगे। बीपीएससी जब भी एग्जाम लेती है तो आपके 5 विकल्प देती है। तो 5 विकल्प में से तीसरा विकल्प है उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो विकल्प है ये स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु विनोद, विकल्प सी हमारा सही। हाँ, कृष्ण, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, 3 थे मिश्र बंधु विनोद। वेरी गुड जी। चलिए, तो हमारा राइट आंसर है मिश्र बंधु विनोद के नाम से इनकी रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? अब आप सोच सकते हैं कि इतना आसान प्रश्न था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता सबको पता है। यहां पर अगर हम गौर करें तो आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना, ठीक है, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये प्रश्न जो है 2 से 3 तरीके से पूछा जा सकता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, जिसके लेखक हैं चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो वीर रस और श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। आपके महाराजा जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके जीवन पर आधारित है, ठीक है, और उनके परम मित्र थे चंद बरदाई। उनकी ही रचना है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का सबसे प्रथम महाकाव्य है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल आदिकाल का नामकरण किसने किया? ठीक है, अब यहाँ पर गौर से देखना सभी लोग। हिंदी का जो प्रथम काल था वो था 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी, ठीक है, जिसको हमने आदिकाल कहा, ठीक है, जिसको हमने वीरगाथा काल कहा, जिसको हमने वीरगाथा काल कहा, जिसको हमने सिद्ध सामंत काल कहा, सिद्ध सामंत काल कहा, चारण काल कहा, संधि काल कहा, प्रारंभिक काल कहा, बहुत तरह से इसको नाम दिए गए। ठीक है, तो आदिकाल नाम दिया गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल कहा था। ठीक है, संधि एवं चारण काल कहा था। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल का नाम दिया हुआ था। वीरगाथा काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, और सिद्ध सामंत काल जो नाम है वो दिया गया था राहुल सांस्कृतायन के द्वारा। ये टॉपिक से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आदिकाल की समय सीमा क्या थी, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, और आदिकाल का नामकरण क्या है, उस नामकरण किस लेखक के द्वारा दिया गया है, ये सभी बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? ठीक है, भक्ति काल से जितने प्रश्न बन सकते हैं हम हर एक प्रश्न को देखेंगे। तो भक्ति काल की बात करें तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है भक्ति काल। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया था, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 धाराओं में बांटा गया था, सूफी काव्य और संत काव्य। ठीक है, सगुण भक्ति धारा राम मार्गी धारा और कृष्ण मार्गी धारा। बहुत सारे इनके अलग अलग कवि हुआ करते थे, संत कवि अलग थे, सूफी कवि अलग थे, कृष्ण धारा के कवि अलग थे, राम धारा के अलग कवि अलग थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो भक्ति काल की समय सीमा जो थी वो थी 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। और अगर हम यहाँ पर देखें कि भक्ति काल को अन्य किस नामों से जाना जाता था, तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्लियर?
वेरी गुड। आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपकी सारी समय सीमाएं। अगर हम देखें तो 1050 से 1375, ठीक है, फिर 1375 से 1700 ईस्वी, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1900 से अब तक, ठीक है, 1900 से अब तक। तो अगर यहाँ हम गौर करें, सबसे पहले है आपका, ठीक है, एक सेकेंड, ये माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमारा आदिकाल, ठीक है, आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। फिर है आपका भक्ति काल, भक्ति काल के बाद है आपका यहां पर रीति काल, रीति काल के बाद है आपका आधुनिक युग, ठीक है, आधुनिक युग। फिर आप पढ़ेंगे आधुनिक युग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि, ठीक है। चलिए, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 1375 से, सॉरी विकल्प बी होगा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। यहां राइट आंसर हो जाएगा संवत 1375 से 1700 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास, गरीबदास या फिर रैदास? बताइए। सभी अभ्यर्थी जवाब देंगे और एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं जो पूछे गए हैं टीआरई 2.0 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कबीरदास, गरीबदास, रैदास। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये जो कविता है ये हमारे भक्ति काल की निर्गुण, ठीक है, क्या है, भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा के संत काव्य, जिनको हम ज्ञान मार्गी कहते हैं, वो हैं हमारे कबीरदास। कबीरदास जी की रचना जो सर्वश्रेष्ठ थी वो थी बीजक, जिसको 3 वर्गों में बांटा गया था, साखी, सबद और रमैनी। तो ये थे हमारे कबीरदास, जिनकी रचना थी पोथी पढ़ पढ़ जग भया, भया न पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाली कवि कौन है? ठीक है, सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि। तो हमने अभी अभी इस पे चर्चा की है कि हिंदी में जो, अगर हम हिंदी में भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल जो है 2 वर्गों में बांटा है, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण। तो निर्गुण भी 2 वर्गों में है, सूफी काव्य और संत काव्य, ठीक है। तो अगर हम सूफी काव्य की बात करें तो सूफी काव्य को ही हम प्रेमाख्यान काव्य कहेंगे, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, जो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचनाओं पे अगर हम चर्चा करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, ठीक है। और ये रचनाएं जो हैं अवधी भाषा में रचित हैं, इसीलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी को अवधी का अर्धान भी कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? सबसे आसान प्रश्न था पूरी टीआरई 2.0 का, सबसे आसान प्रश्न था कि भक्ति काल के किस कवि के पहले गोस्वामी लगाया जाता है? ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? भक्ति काल के किस कवि के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है?
ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास। नो डाउट सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जो कि सगुण भक्ति धारा के राम मार्गी धारा के कवि थे, जिनकी रचनाओं पे अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। आप आगे पढ़ेंगे, हमसे परीक्षा में पूछा गया है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, उसमें कुल 7 कांड है। ये प्रश्न भी आपका बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? मिश्र बंधु विनोद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? बताइए, सब लोग बताइए। और आप क्लास का जो टाइम है वो नोट कर लो, सुबह 11 बजे। ठीक है, कल तो वैसे आपका शनिवार है तो ये क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, तो अब ये क्लास होगी आपकी मंडे मॉर्निंग 11 AM। और बाकी कल मिलेंगे हम बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ 3 से 6, मतलब कल हमारी मैराथन क्लास होगी। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। विकल्प सी इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। यह कथन किसका है? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर मैथिली शरण गुप्त? बताइए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हो सकता है कल मैंने अभी इस क्लास के कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की थी तो स्टूडेंट को पता नहीं होगा इस क्लास के बारे में। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनको गद्य का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक गद्य का जनक भी कहते हैं हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं, बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये है भारत दुर्दशा, इनकी रचना है भारत दुर्दशा। ठीक है, याद रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान जो है किस विधा की रचना है? आप पढ़ेंगे हिंदी में गद्य विधाएं, कहानी, नाटक, एकांकी। ठीक है, कहानी, नाटक, एकांकी इत्यादि। बताइए गोदान किस विधा की रचना है? रमेश यादव जी, ये क्लास बिहार बीओ के लिए नहीं है, बीओ के लिए 12 बजे क्लास होगी। ये क्लास है टीचर वाली, टीआरई वाली। ठीक है, चलिए। तो गोदान जो है वो एक उपन्यास है, वो भी आपका मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित उपन्यास है आपका गोदान। विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है अब आपसे परीक्षा में, ध्यान देना यहाँ पर, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? अगर कोई स्टूडेंट जो है वो यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड में एक कविता है, एक पूरा अध्याय है, एक पाठ है हल्दी घाटी, जिसमें लेखक ने हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में जो युद्ध हुआ राणा प्रताप और मुगल शासकों के मध्य, उसमें उन्होंने राणा प्रताप की वीरता, उनके शौर्य का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो है श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो वीर रस की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री हैं। उनकी रचना है वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, उनकी रचनाएं हैं पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक क्या है? जयशंकर प्रसाद जो कि हिंदी छायावाद के जनक कहे जाते हैं, हिंदी का जो छायावाद युग है उसके प्रवर्तक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कहानियां भी लिखी, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कविताएं भी लिखी। अब उनका नाटक पूछा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? अब ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैम संधि कठिन है, अब आप ये देख लो एस्टेट एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी में भी संधि पूछी जाती है, तो संधि पे हमारी कमांड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए और हर एक संधि के नियम हमें कंठस्थ याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पराधीन का संधि विच्छेद कैसे करना है? संधि विच्छेद इस प्रकार होता है कि वो जो दो शब्द हैं दोनों ही शब्दों से सार्थक अर्थ निकले, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे पराधीन तो पर धन अधीन, अधीन मतलब आश्रित, पर मतलब दूसरों पर, तो पराधीन मतलब जो दूसरों पर आश्रित हो, जिसको हम कह सकते हैं गुलाम, ठीक है। तो यहां से प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, द्वितीय का शब्द का प्रथम, तो यहाँ आ की ध्वनि है, यहाँ आ है। जब लघु अक्षर एक साथ आते हैं तब बनता है दीर्घ अक्षर और शब्द बनता है पराधीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी इज द राइट आंसर। पर धन अधीन से बनेगा पराधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश में कौन सी संधि है? गणेश स्वर व्यंजन विसर्ग, बताइए। सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए, फिर संधि का नाम बताइए। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गणेश, जल्दी से गणेश। चलिए, गण धन ईश, गण धन ईश। यहां पर नियम लगाओ, प्रथम का अंतिम ध्वनि आ, अंतिम मात्रा आ है, यहाँ ई है और आ के बाद जब भी ई आता है तो ए बनता है। यह जो नियम है, यह नियम है हमारा गुण स्वर संधि का प्रथम नियम, ठीक है। तो गुण किसका भेद है? गुण है आपका स्वर संधि का भेद। आंसर क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां से, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, बताइए। प्रेमलता कुमारी, पेड क्लास आप खरीद के रख लो, अभी शुरू हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर। 13 वाला फिर से बता दीजिए, ठीक है। 13 वाला बताते हैं। अब यहाँ पर हम 15वां प्रश्न देख रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? नो डाउट कि जो भक्ति काल है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। हमसे पूछा है 13वां प्रश्न, दोबारा बता दो। तो 13वां प्रश्न है, पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो पराधीन पर धन अधीन, ठीक है। अधीन कोई शब्द नहीं होता है, अधीन होता है। अधीन का अर्थ होता है आश्रित। शब्द आपको कैसा तोड़ना है कि जो दो शब्द हैं उन दोनों से ही कोई सार्थक अर्थ निकले, ठीक है। तो पर धन अधीन से बनेगा पराधीन। विकल्प सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ये प्रश्न टीआरई 2.0 का है। सारे प्रश्न टीआरई के हैं। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स पेपर देखा होगा, तो आप देख सकते हैं परीक्षा का स्तर क्या है। अब देखो परीक्षा का स्तर जो भी है, लेकिन कंपटीशन जो है बहुत तगड़ा है। लोग कम से कम 5-5 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो उनका जो ज्ञान है, उनका जो नॉलेज है वो हम सबसे बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके साथ हमारी रेस है।
एक इंसान जो कि गाड़ी से चल रहा और एक पैदल चल रहा, तो गाड़ी से चलने वाला पैदल चलने वाले दोनों की रेस चल रही है। तो अब सोचो कि पैदल चलने वाले को कितनी मेहनत करनी होगी, वही मेहनत यहाँ आप लोगों से मांगी जाएगी, क्योंकि एग्जाम जो है मार्च में है और बिल्कुल भी हमें समय जो है व्यर्थ नहीं गंवाना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना अपना टाइम। ठीक है, तो रामचरितमानस में है कुल 7 कांड, कौन कौन से हैं जरा यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार से आपके रामचरितमानस के कुल 7 कांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत जिनकी रचना है वीणा, पल्लव, ग्रंथि, चिदंबरा, ग्राम्या, लोकायतन, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो किस काल के कवि हैं ये पूछा गया था। क्या वो प्रगतिवाद के हैं, क्या ये वो प्रयोगवाद के हैं, या वो छायावाद के हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो छायावाद के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न बनता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन कहा जाता है? ऐसा कवि जिसने अपनी रचनाओं में सबसे ज्यादा प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन किया है वो है हमारे सुमित्रा नंदन पंत, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव से है, मतलब कि वो पहाड़ों से हैं। ठीक है, चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ था। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे साथ पूछा गया था हमसे एक गद्यांश। अब आप लोग सोच लो आपको आपठित गद्यांश की कितनी तैयारी करनी है। आपठित गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हैं। कैसे? उसी में आपके क्वेश्चन है, उसी में आपके आंसर से, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन भी वही, आंसर वही, बस उसको बहुत कॉन्सेंट्रेशन से आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म हमें ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या ना करे, चोरी ना करे और दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि ना पहुंचाएं तो वह भी किसी को हानि ना पहुंचाए। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको हानि ना पहुंचाए तो आपको भी किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। मनुष्य को यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्षणिक हैं। क्षणिक मतलब होता है बहुत कम समय के लिए। ठीक है, केवल आत्मा शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला। आत्मा जो है वो हमेशा रहती है, बाकी जो धन वैभव है ये सब क्षणिक होते हैं, आते और चले जाते हैं। ठीक है, धार्मिक भावना का मधुर जीवन, धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। अब इसको पूरा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, इस पूरे गद्यांश में हमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार से अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब नैतिक शिक्षा हमें इसमें सिखाई गई है। अब देखते हैं इस प्रकार इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? जब हम कोई गद्यांश पढ़ते हैं, जब कोई हम अनसीन पैसेज पढ़ते हैं तो हमसे टाइटल पूछा जाता है। इसका टाइटल पूछा गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश का जो शीर्षक है वो है नैतिकता और धर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? नैतिकता और धर्म। विकल्प बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे तो अगला प्रश्न इसी गद्यांश का है, मानव का अस्तित्व कैसा होता है? मानव का अस्तित्व सर्वोत्तम, सर्वाक्ष या क्षणिक धारा? बताइए। मानव का अस्तित्व, मानव का अस्तित्व तो बहुत कम समय के लिए, लेकिन मानव की जो आत्मा है वो सदा रहती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्षणिक। ठीक है, मानव का जो अस्तित्व है वो क्षणिक होता है, तो विकल्प जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
फिर ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य, वैभव, धन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य का अर्थ वैभव, धन या ईश्वर की कृपा। ऐश्वर्य मतलब हो जाएगा आपका वैभव और धन, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा? वैभव और धन। तो विकल्प में हमें दिया है उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो हम टिक करेंगे विकल्प डी पे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऐश्वर्य मतलब वैभव भी है, वैभव है, धन है। विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया अब दोबारा हमारे पास देखो बहुत सारे अपठित गद्यांश आए थे, तो अब हमारा अपठित गद्यांश है विज्ञान के बारे में। पूछा है आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, आज मानव को बहुत सारी सुविधाएं भी मिल गई हैं। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। पताका मतलब होता है झंडा। आज विज्ञान की तरक्की, उसकी उपलब्धि का जो झंडा है वो धरती से आसमान तक फैल रहा है, चांद पे भी पहुंच गए हम, ठीक है। तो उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है, बिल्कुल जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुंदुभी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, ठीक है। विजय दुंदुभी मतलब अपनी विजय का गीत। अब ये है हमारा अपठित गद्यांश। अब इस पे भी कुछ प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। तो प्रश्न है इसका, प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? बताइए। इसका जवाब आप ही लोगों को देना है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? और एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करो, और याद रखो अब क्लासेस के बारे में, सोमवार को फिर हम मिलेंगे सुबह 11 बजे, कल मिलेंगे 3 से 6। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक, युग का चमत्कार, आधुनिक युग का रंग, विज्ञान एक वरदान। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा विज्ञान एक वरदान। विज्ञान एक वरदान तो है ही, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर अगर आएंगे तो प्रश्न है विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है? विज्ञान की परिभाषा क्या है? विशेष ज्ञान, सभी तथ्यों का ज्ञान, क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। क्या है विज्ञान? विउपसर्ग और ज्ञान मूल शब्द से बना हुआ है विज्ञान। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विज्ञान की परिभाषा है क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान है हमारा विज्ञान। विज्ञान एक वरदान। अगला प्रश्न है आपका, दिगंतर, दिगंतर का अर्थ क्या है? दिशाओं के अंत में, दिशाओं के अंतर में या सभी दिशाओं में? तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो विज्ञान है उसका जो ध्वज है वो आकाश से लेकर धरती तक फहरा रहा है, ठीक है। विज्ञान की सफलता का जश्न धरती और आकाश दोनों में मनाया जा रहा है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? दिशाएं मतलब सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में। विकल्प सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो क्वेश्चन है, धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या है? अब ये बन गई यहां पर एक कहावत, धरती से आकाश तक पताका फहराना, झंडा फहराना, इसका अर्थ क्या है? बहुत ऊंचा झंडा, बहुत बड़ी सफलता या बड़ा झंडा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी सफलता मिलना। विकल्प बी को हम टिक करेंगे। धरती से आकाश तक ध्वज फहराना, झंडा फहराना मतलब बहुत बड़ी सफलता मिलना। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है यहाँ पर हमसे फिर एक गद्यांश आ गया, ठीक है। आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद और प्रेरणादायक रहा है। मैं वर्षों से उनके मधुर सानिध्य, ठीक है, मैं लगातार सीखता रहा हूं, उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा, उनकी ही सीख से कर्तव्य परायणता को गांठ बांध लिया, उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा। मेरा जीवन सन्मार्गगामी हो गया है और मैं धन्य हो गया हूं। यहां पर बात हो रही है आचार्य जी की, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि किस प्रकार एक जो गुरु है और उनका शिष्य का अपने गुरु के प्रति श्रद्धा आदर का भाव दर्शाया गया है कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो अपने गुरु के ही सानिध्य में रहकर मैं लगातार सीखता रहा, उनसे ही लगातार मैं प्रेरणा लेकर अध्ययनरत रहा, ठीक है, और मैं अब जीवन भर उनकी शिक्षा का पालन करता रहूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इस गद्यांश से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? बदलाव, सीख, प्रभुत्व। बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सभी को जवाब देना है। राइट आंसर, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बदलाव तो नहीं है, प्रभुत्व भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सीख। विकल्प जो बी है उसको हम सही मानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सानिध्य का अर्थ क्या होता है? सानिध्य, ध्यान में, गरिमा में, निकटता का प्रेरक भाव। सानिध्य क्या कहलाएगा? प्रिया पांडे जी, विजेंद्र कुमार। सानिध्य कहते हैं ना कि हम आपके सानिध्य मतलब होता है समीप रहकर, निकटता का प्रेरक भाव है आपका सानिध्य। सानिध्य को हम कह सकते हैं समीप रहकर, आपके सानिध्य में निकटता का प्रेरक भाव। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सी। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब फिर गद्यांश आ गया। संध्या काल था, अभी धुंधलका था, शहर रोशनी से जगमगा उठा, ठीक है। संध्या काल मतलब मशरत खातून। मशरत, ये क्लास जो है वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं हम। आप बहुत ध्यान से इस क्लास को देखो। अगर आप क्लास में लेट आई हो तो इस क्लास को रिकॉर्डेड देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी जो है वो टीआरई के एग्जाम्स कैसे लेता है, ठीक है। तो ये सारे 2.0 में जो प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी की परीक्षा में वही कराए जा रहे हैं। तो एक बार इनको अच्छे से देखना और अपनी तैयारी उस हिसाब से करना कि प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो संध्या काल था, अभी धुंधलका था, शहर रोशनी से जगमगा उठा, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी, बच्चों के मन में फुलझड़ियां झड़ रही थी। कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी की चमक तमक से वातावरण मन को आह्लादित करने लगा। हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्नता से आसमान छू रहा था, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो। संजू, गद्य की बौछार नहीं है, सारे पूछे गए हैं टीआरई में 2.0 में, ये सभी पूछे गए हैं, ठीक है। यहां पर हमें दिवाली का वर्णन है, दिवाली में यही सब तो होता है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? खुशी का दिन, पावन पर्व या दिवाली। अब आप यहाँ पे डाउट में आ जाएंगे कि मैम पावन पर्व भी है और दिवाली भी है, तो अब इन दोनों में से हम क्या चूज करेंगे? तो इन दोनों में से हमें एक चुनना है, तो यहाँ पर हम दिवाली चुनेंगे, क्योंकि ये जितना भी वर्णन है वो सब दिवाली का ही वर्णन है, ठीक है। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और हमें फिर सही जवाब है वो चुनना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हर एक को हम देखेंगे। उसने कहा था, ठीक है। चलिए, यहां से अगर हम देखें तो उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, लाल पाम की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु, डी। सी, ईदगाह प्रेमचंद, ए, उसने कहा था, ये जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, तो आंसर पहले क्या आएगा? पहले डी है, सी है, फिर ए और बी। यहाँ पर ध्यान से सुनो, चीफ की दागत धीवेश मशाहानी, लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु, ईदगाह प्रेमचंद की रचना है, उसने कहा था ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। ठीक है, ये चीजें जो हैं आप ही की पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसमान छूना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए। आसमान छूना, नीरज कुमार सिंह, अब एक बार फिर से टीआरई की तैयारी करो आप, और इस बार टीआरई जो है वो क्लियर करके ही मानना। ठीक है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, अब भी पढ़ रहे हो, तो इस बार अपनी जितनी भी पीछे की कमियां हैं उनको पहचानो और इस बार जो है सिलेक्शन लेके मानो। ठीक है, तो आसमान छूना मतलब असंभव बात, ऐसा संभव ही नहीं है आसमान छू लो, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? विकल्प सी। चलिए अंतिम प्रश्न है अब हमारा, श्री राम को क्यों याद किया गया है? श्री राम वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में वे भारतीयों के आराध्य देव हैं। श्री राम को क्यों याद किया जाता है? हाल ही में श्री राम मंदिर, राम लला का मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में। ठीक है, तो यहां पर हमारा अंत्य को वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये भी सही है, वनवास से अयोध्या लौटे थे, ये भी सही है, वे भारतीयों के आराध्य देव हैं, ये भी सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो हम विकल्प डी को टिक करेंगे, तो डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा टीआरई 2.0 में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। अब जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है, या तो आपका जो पेपर है वो पहले लिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, फिर आपका बीपीएससी का पेपर होगा, या फिर आप लोगों को यानी अपीयरिंग वालों को बीपीएससी में मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना परेशान मत हो, कुछ ना कुछ जो है वो सरकार आपके लिए जरूर सोचेगी। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहीं तक था हमारा। अब हम मिलेंगे कल 3 बजे, कल हम 3 बजे मिलेंगे हमारी एस्टेट की मैराथन क्लास में, जिसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि बीपीएससी जो है वो कैसे प्रश्न हमसे पूछती है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि समय जो है बहुत कम है, हमें तैयारी करनी है बहुत सारी। ठीक है, हमें तैयारी करनी है बहुत सारी, बहुत कम समय है, पूरा कंटेंट चाहिए, पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस चाहिए, पूरा लिटरेचर चाहिए है, तो उनके लिए ही हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो आया है, जिसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके डाउट सेशन रखे जाएंगे, आपको बीपीएससी टीआरई की कंप्लीट सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो याद रखो ये बैच है 2644 का, यही वाला लेना है, जिसमें आपको अलग अलग बैच नहीं लेने पड़ेंगे, सारे बैच एक साथ मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे। ठीक है, चलिए, लेना कैसे है ये मैं बता देती हूँ। बैच को खरीदने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर। ठीक है, गूगल पर आपको टाइप करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अड्डा 24/7। तो जैसे यहाँ पर आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो जो पहली लिंक है, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, इस पे क्लिक करो। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, सबसे ऊपर आ गया ऑल कोर्सेस, ये लिखा ऑल कोर्सेस आ गया। अब आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट के बाद लिखा है स्टेट एग्जाम, आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट है, बिहार सिलेक्ट करो। जैसे आप यहाँ से बिहार को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आप देखे रहेंगे, ये रहा बिहार का महापैक,
सभी को महापैक लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप महापैक पे क्लिक कर दो। अब आप देख रहे हो महापैक पर जो है वो चल रहा है आपका डबल वैलिडिटी का ऑफर, मतलब बहुत दिन तक आपकी ये पेड क्लासेस जो है वो आपके पास रहेंगी। इस पर क्लिक करो, ये रहा महापैक, इस पर क्लिक करो, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अब यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करो। अभी ये दिख रहा है 2999 का। अब यहाँ पे कूपन कोड भरो, कूपन कोड फिल करो। कूपन कोड है Y646 और अप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ये पड़ेगा 2759 रुपए का। थोड़े से चार्जेस जो है वो बढ़ गए हैं, यहाँ 26 से ये हो गया 2759 का, ठीक है। फिर आप कंटिन्यू कर देना, यहाँ अपना नाम भरना, फोन नंबर भरना, अपना ईमेल भरना, फिर कंटिन्यू करना, तो पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ऑनलाइन जो है वो जैसे पेटीएम की पेमेंट करते हैं, गूगल पे करते हैं, आप पेमेंट कर देना, ठीक है। और जो स्टूडेंट है जो अड्डा 24/7 ऐप से खरीद सकते हैं तो वो ऐप से खरीद लें, आपको ऐप पे और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ पे कुछ कूपन कॉइन्स होते हैं जो आपके ऐड होता आते हैं, तो जो आपका बैच है वो लगभग 2600 का ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। क्लासेस जो है वो हम बहुत जल्दी शुरुआत कर देंगे और हर एक विषय को पढ़ाएंगे। आपकी 80 नंबर की क्लास भी होगी, 40 नंबर की क्लास भी, सबको तैयारी कराएंगे हर एक सब्जेक्ट की बहुत डिटेल से। चलिए तो मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी अपना अपना ध्यान रखिए और 2 बजे जरूर जुड़िए बिहार एस्टेट पेपर 1 की क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।